शाम के 7 बजने वाले हैं और ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कॉमेडियन के चुनावी तड़क की। जी हां, युवा कॉमेडियन श्याम रंगीला ने वाराणसी के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक दी है, लेकिन नामांकन के पैसे उनके पास नहीं। सोशल मीडिया पर 25,000 के आसपास फॉलोअर्स भी हैं। अब रंगीला का कहना है कि वो क्राउड फंडिंग के सहारे नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं, तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। श्याम रंगीला के पास नहीं नामांकन के पैसे, पीएम मोदी के खिलाफ कैसे लड़ेंगे चुनाव? क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाने की कवायद। वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी रण का ऐलान करने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, फिर भी चुनाव लड़ने का उनका इरादा अटल है। श्याम रंगीला का कहना है कि वो नामांकन की रकम के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लेंगे। आपको बता दें कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स हैं। तो मुझे आप सबसे तन मन और धन की भी आवश्यकता होगी। मेरे पास इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, मैंने किसी से लिए नहीं है, तो मुझे धन की तो आवश्यकता पड़ेगी, तन की भी मन की भी पड़ेगी। तो आप तन मन धन से मेरा सहयोग कीजिएगा। श्याम रंगीला 10 मई को नामांकन करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह सूरत और इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया, वो नहीं चाहते कि वाराणसी में भी ऐसा हो। श्याम रंगीला ने दावा किया है कि किसी भी सूरत में उन्हें चुनाव में कोई बिठा नहीं सकता। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। जैसे हमने देखा है पिछले दिनों सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का। ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। बहरहाल क्राउड फंडिंग के दम पर श्याम रंगीला नामांकन भरने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो जिस मकसद से चुनावी मैदान में उतरे हैं उसे पूरा भी कर पाते हैं या फिर दूसरों की मिमिक्री कर हंसाने वाले रंगीला खुद कॉमेडी न बनकर रह जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, ज्वेलर्स ग्रुप पर आईटी की रेड पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आईटी की छापेमारी में बड़ी ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है। 800 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी का बड़ा खुलासा हुआ है। छापों में ब्लैक मनी से खरीदा गया 130 किलो सोना भी मिला है। ज्वेलर्स ग्रुप के स्टॉक में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई। ग्रुप के काले धन में 669 करोड़ की बिक्री पकड़ी गई है। ग्रुप की कंपनियों से 15 करोड़ का फर्जी उधार भी पकड़ा गया। बड़े पैमाने पर बेहिसाब नकद लेन देन का भी डेटा मिला है। जॉर्जिया में अचल संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। तो जयपुर से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा है, ज्वेलर्स ग्रुप पर आईटी का रेड। और इसी रेड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। राकेश, कोई बड़े खुलासे, जानकारी दीजिए इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए जेके ज्वेलर्स ग्रुप पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई का आज 5वां दिन है और इनकम टैक्स विंग की टीमों ने 2 विदेशी सर्वर पकड़े थे जो विदेश से संचालित होते थे। तो एक्सपोर्ट के जरिए इन सर्वर को तोड़ा है और 670 करोड़ रुपए की ऐसी ब्लैक मनी से बिक्री पकड़ी है। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उन्होंने ब्लैक मनी से ज्वेलरी खरीदी थी। तो आयकर विभाग ने इन तमाम जो लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से या ब्लैक मनी से ज्वेलरी खरीदी है उनके नाम भी नोट कर लिए हैं और जल्द ही उनको पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। साथ ही 130 किलो सोना ऐसा पकड़ा है जिसको ब्लैक मनी से खरीदा गया था। 45 करोड़ का सोना, लगभग 65 किलो से ज्यादा इसका वजन बताया जा रहा है। इसको इनके घर से आयकर विभाग ने पकड़ा है। हुंडी का कारोबार मिला है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर ये फर्जी बिल बुक के जरिए लोन जारी करते हैं, आयकर विभाग को मिले। इसके अलावा जो हवाला कारोबार है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ग्रुप के द्वारा जो है
बिल्कुल बड़ा खुलासा हुआ है राकेश, और जांच के दायरे में कई और लोग भी आने वाले हैं, पूछताछ होगी। आप नजर बनाए रखिएगा, धन्यवाद आपका। और खबरों में आगे बढ़ते हुए राजधानी जयपुर से खबर है, जहां पर वेस्ट जिले की पुलिस ने जेल में सलाखों के पीछे बंद गैंगस्टर्स तक मोबाइल फोन पहुंचाने वाली एक बड़ी गैंग का खुलासा किया। इन मोबाइल फोन के जरिए जेल में बैठे गैंगस्टर शहर के कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकियां दे रहे थे, और जो खुलासे हुए हैं उन्होंने पूरे जिला प्रशासन को ही सख्ते में डाल दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। जेल में मोबाइल पहुंचाने वाला गैंग, सबसे बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़। ग्यारह बदमाशों की चेन, जेल में प्लान। गैंगस्टर्स की खुफिया प्लानिंग एक्सपोज। पुलिस ने आगे बढ़कर और वारदात को होने से पहले इनको रोका, और बड़ी संख्या में इनके मुलजिमों की पुलिस ने अरेस्ट किया है। और पुलिस ने एक अच्छा कार्य इस गैंग पे अध्ययन करके इनके सारे गिरोह को बंद करने का कार्य किया। ये सबसे बड़े गैंगस्टर्स की सबसे बड़ी खुफिया प्लानिंग के मददगार हैं। ये गोगा मेडी के हत्यारों के वो गुर्गे हैं जो जेल से सिंडिकेट चलाने में उनकी मदद कर रहे थे। जेल से ही व्यापारियों को फोन किए जा रहे थे, रंगदारी मांगी जा रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस कंप्लेन करने पर हत्या तक की साजिश रची जा रही थी, और ये उसमें सबसे बड़ी मदद कर रहे थे। वो थी मोबाइल जेल के अंदर पहुंचाने की। गोगा मेडी के हत्यारे सुमित यादव को जेल प्रहरी ही मोबाइल पहुंचा रहे थे। जो मुलजिम है, इनको जेल में एक्सटॉर्शन कॉल करने के लिए जो फ़ोन मिलते हैं, या वो नंबर जब ये एक बार धमकी दे देते हैं, कोई केस रजिस्टर हो जाता है तो नए फ़ोनों की ज़रूरत होती है। वो फ़ोनों की ज़रूरत को पूरा करना, इनको अच्छी सुविधाएं देने के नाम पे एक पूरा षड्यंत्रकारी रूप से एक गिरोह काम कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 11 लोगों का अरेस्ट किया है, जिसमें सुमित भी शामिल है, और जिसमें ये 2 जेल कर्मी हैं, इनको आज हम पुलिस ने अरेस्ट किया है। हैरान करने वाली बात है कि गोपनीय ऑपरेशन में चित्रकूट थाना पुलिस की गिरफ्त में आई 11 बदमाशों में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के 2 जेल कर्मी, कैंटीन संचालक समेत सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल सुमित यादव भी शामिल है। सुमित यादव जयपुर के सबसे चर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में जेल में बंद है, और रोहित गोदारा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसके तार जुड़े हुए हैं। सुमित और उसके गैंग के साथी जेल में रहकर ही शहर के कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगते हैं। इन सबको अरेस्ट करने से ज्ञात हुआ कि प्रियांशु, अन्य 3 लोग, जो एक का नाम साहिल है, एक का नाम नरेश है और एक गंगाराम है, इनसे जुड़ा हुआ था। इसी क्रम में जब साहिल की भूमिका की तलाश की गई तो साहिल कपिल पंडित की मौसी का लड़का है, जो जेल में सुविधाएं देने के नाम पर साहिल के द्वारा प्रियांशु के माध्यम से लगातार पैसों का ट्रांसफर किया जा रहा था। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक विक्रम को हथियार जीतू नाम के बदमाश ने मुहैया करवाए थे। वहीं विक्रम से पूछताछ में राम स्वरूप उर्फ गजनी का नाम सामने आया है, जो कारोबारियों के बारे में जानकारी जुटाकर जेल में बंद सुमित तक पहुंचाता था, ताकि धमकी दिलाई जा सके। राम स्वरूप और सुमित की दोस्ती भी पहले जेल में हुई थी। राम स्वरूप ने ही सुमित की दोस्ती मध्य प्रदेश से हथियार सप्लाई करने वाले जीतू से करवाई थी। जब नरेश से अनुसंधान किया गया तो ये पता चला कि वो गंगाराम से जुड़ा हुआ है, और उसके माध्यम से पैसे का एक लंबा लेन देन, एक्सटॉर्शन मनी जो बाहर से उगाई जाती है, उसका एक लंबा हिस्सा को अजमेर पहुंचाया जा रहा था। जब गंगाराम से अनुसंधान किया गया तो पता चला कि 2 जेल कर्मी, जिसमें एक का नाम पवन और एक का नाम विक्रम है, ये जेल में कैंटीन का संचालन का कार्य भी करते हैं। इन दोनों की भूमिका सामने आई कि एक्सटॉर्शन का एक बड़ा हिस्सा का जो पैसा है वो जेल में बंद ये जो हार्डकोर मुलजिम है, इनको सुविधाएं देने के नाम पर और इनको फ़ोन रखने की अनुमति के नाम पर पहुंचाया जा रहा था। डीसीपी अमित कुमार के मुताबिक इस प्रकरण में अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के प्रहरी पवन जांगिड़ और कैंटीन के सहायक जेल प्रहरी विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया है। ये दोनों बाहर मौजूद गैंगस्टर्स के साथियों की मदद से जेल में बंद बदमाशों को एक्सटॉर्शन के लिए मोबाइल और पैसा उपलब्ध करवाते थे।
जो आपने जेल कर्मियों की भूमिका की बात की, उस जेल कर्मियों में पवन और विक्रम की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है। इनके खिलाफ पर्याप्त अनुसंधानिक साक्ष्य हमें मिल चुके हैं, बाकी आगे का अनुसंधान जारी है। फिलहाल जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी अमित कुमार ने साफ चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति आपसी लेन देन के मामलों में इन गैंग्स का सहारा लेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सलाखों के पीछे भिजवाया जाएगा। और भीलवाड़ा में लगातार मिल रही धमकियों से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले युवक ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें महिला सहित 3 लोगों पर परेशान करने के आरोप लगाए। इस रिपोर्ट में देखिए। ये सुसाइड नोट उस शख्स का है जिसने 3 लोगों से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अपने सुसाइड नोट में उसने उन तीनों का जिक्र भी किया है। परिवार का आरोप है कि लंबे वक्त से राहुल, अखिलेश, वैष्णव और मीनाक्षी सोनी अविनाश को परेशान कर रहे थे, जिससे हताश होकर उन्होंने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एक राहुल सोनी, अखिलेश वैष्णव और मीनाक्षी सोनी उन्हें परेशान कर रहे थे और वो सुसाइड नोट में भी वो तीनों का नाम लिखे गया है। तो प्रशासन से चाहता हूँ कि उनको उचित कार्रवाई हो। भीलवाड़ा के आदर्श विहार में रहने वाले अविनाश वर्मा ने अपने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली और अपने सुसाइड नोट में वो खुदकुशी की वजह भी बता रहे हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपियों से कुछ दिन पहले भी अविनाश का झगड़ा हुआ था। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। भीलवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राहुल कौशिक की रिपोर्ट। और दौसा के नांदरी गांव में कल जो हुआ वो बेहद भयानक और डरावना था। पूरा गांव हंगामे और बवाल की चपेट में था। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में नांदरी गांव में 6 माह की गर्भवती महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और उसके बाद हंगामा भी बरपा। देखिए रिपोर्ट। नांदरी गांव में किसने लगाई आग? हंगामे बवाल की चपेट में पूरा गांव। धधक उठी आग, सहम गए ग्रामीण। हत्या के आरोपी पर भीड़ का कहर। गुरुवार की रात 2 परिवारों के लिए मुश्किल भरी रात रही। ये रात इन परिवारों को कभी नहीं भुला पाने वाली रात बन चुकी है। रात नांदरी गांव में ग्रामीणों ने हत्या के आरोपी जगराम मीणा के घरों पर जो तांडव मचाया, उसकी तस्वीर देखकर हर कोई हैरान रह गया। गुस्साए ग्रामीणों ने जगराम मीणा और उसके रिश्तेदारों, भाइयों के 4 मकानों पर धावा बोला। एक एक कर मकान में तोड़फोड़ की गई। सभी मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। दीवारें और छतें भी औजारों से तोड़ दी गई। घरेलू सामान को जलाकर राख कर दिया गया। टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन सहित सारे सामान को तोड़कर फेंक दिया गया। एक जुगाड़ और बाइक को भी आग के हवाले किया गया। घर में रखा कैश जल चुका था। कुछ गड्डियां सुरक्षित भी थी। जेवरात भी जल गए। कुछ जेवरात इस अग्निकांड में बच गए। इतना हंगामा बरपा कि पूरा गांव सहम गया। हालात बेहद अब तनावपूर्ण हो चुके हैं। आग में जलकर सब कुछ खाक हो चुका है। हत्या के आरोपी के परिवार के लोग जान बचाकर भाग गए। पुलिस गुस्साए लोगों को काबू करने की कोशिश कर रही, जिसमें पुलिस भी गांव वालों के गुस्से की शिकार हो गई। उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। नांदरी गांव में 6 माह की गर्भवती महिला के रेप के बाद हत्या के 5 दिन बाद ये हालात पेश आए। जगराम मीणा के दोनों घरों को संभालने के लिए उनके परिवार के सदस्य पहुंचे तो घर के हालात देखकर रोने पुकारने लगे। आग लगाए भाई, हमारा देवरा उसके लड़का ने
पैर मैंने मर्डर कर दिया तो उसके तो हम साथ में ही नहीं थे, हम तो बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल ही अलग थे, हम तो उनके साथ नहीं थे। अभी आपका कितना नुकसान होगा करीब? हमारा नुकसान बहुत हो गया, 10-11 लाख रुपए थे वे जल गए और जेवर सब जल गया। अब यहाँ से आप कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ से हम बालाजी जा रहे हैं। तो यहाँ वापस आओगे नहीं रहने के लिए? ना, हम गाँव वालों ने निकाल दिया, अब वापस कैसे आएंगे रहने के लिए? गाँव वालों ने निकाल दिया हम तो। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया गया। हालात पुलिस कर्मियों से जब नहीं संभले तो पूरे ज़ाब्ते को मौके पर तैनात किया गया। पूरा गांव छावनी में बदल गया। 29 तारीख को बालाजी थाना में एक प्रकरण दर्ज हुआ था 302 में। इस हत्या के मामले में जो आरोपी था, कल रात कुछ ग्रामीणों ने आक्रोश में आके योजनाबद्ध तरीके से घर में जो है आगजनी की कार्रवाई, आगजनी की घटनाक्रम को कारित किया। इसके साथ साथ ही जब वहाँ पर मौके पर हमारी टीम वहाँ पर पहुँची तो कुछ वहाँ पर लोगों ने बदमाशी की और पुलिस की गाड़ी पर भी उन्होंने पत्थरबाजी की। बवाल के बाद अब दोषियों पर एक्शन लिया जा रहा। पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए, वहीं 15 से ज्यादा संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने डिटेन किया। गुरुवार की रात हुए इस बवाल के मामले में पुलिस ने कुल 3 FIR दर्ज की। इस FIR में करीब 15 नामजद सहित 100 से 150 अन्य लोगों के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पथराव की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मकान में आग लगाने के संबंध में 2 अलग अलग FIR भी दर्ज की गयी, जिसमें करीब 35 लोगों को नामजद बनाया गया और 100 से 150 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिलने के कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि धमकी के विरोध में कोटड़ा कस्बे को बंद भी किया गया और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग की गई। इसी पर देखिए रिपोर्ट। मंत्री बाबूलाल खराड़ी की जान को खतरा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी धमकी। वक्त रहते सुधरने की चेतावनी। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को मिली धमकी के बाद में कोटड़ा कस्बे में खासा आक्रोश व्याप्त है और यही वजह है कि आज सुबह से कोटड़ा कस्बे के सभी बाजार बंद हैं और व्यापारियों ने और बाबूलाल खराड़ी के समर्थकों ने पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस से ये मांग की है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। झाड़ोल से विधायक और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस महकमा एक्टिव हो गया है। झाड़ोल थाने में विधायक बाबूलाल ने केस दर्ज कराया है। ये पहला मौका नहीं है जब बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली है। इससे पहले जनवरी महीने में भी उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। धमकी के विरोध में कोटड़ा कस्बे को बंद किया गया। वहां के लोगों ने उनकी सुरक्षा पुख्ता करने और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। कैबिनेट मंत्री खराड़ी कोटड़ा के रहने वाले ही हैं। हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी को जान से मारने की धमकी दी गई है। उसी को लेकर कोटड़ा गांव के सभी जो हमारे निवासी है, भाई है, उनके अंदर बहुत बड़ा गुस्सा है, रोष है। उसके विरुद्ध जिसने भी धमकी दी है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके तार कहां से कहां जुड़े हुए हैं उसकी गहन से सरकार जांच करे और बाबूलाल जी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मंत्री बाबूलाल खराड़ी के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट करके धमकी दी गई, जिसे आदिवासी राजा नाम के एक अकाउंट से किया गया था, जिसमें धमकी भरे शब्दों में लिखा था, राजनीति एक तरफ होती है, लेकिन तू बाबूलाल खराड़ी समय रहते सुधर जा, और समय रहते नहीं सुधरा तो तू थोड़े ही दिन का मेहमान है और बिना फितरत किए मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जो तूने आदिवासियों के खिलाफ जहर बोया है उसका नतीजा तेरे सामने होगा। जो तूने आदिवासियों के खिलाफ जहर बोया है उसका नतीजा तेरे सामने होगा। आदिवासियों को जबरदस्ती हिंदू धर्म में घुसाने का काम कर रहा है। वो जितना हो सके उतना जल्दी उसे मुद्दे से हट जा, नहीं तो भगवान राम को प्यारा हो जाएगा। आदिवासी हिंदू धर्म को नहीं मानता। आदिवासी प्रकृति पूजक, उसकी संस्कृति हिंदू धर्म से अलग। जय जोहार। राजनीति करनी है धर्म के नाम पर मत कर। बस तू खराड़ी, लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले तेरा परिणाम आ जाएगा। जनवरी महीने में भी खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन युवक ने नशे की हालत में धमकी की बात स्वीकार की थी।
जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है। ये 3 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पर एक किसी ने पोस्ट डाली हुई है। पोस्ट ये डाली है कि भाई तुम सुधर जा, तू सुधर जा, ऐसा शब्द उन्होंने उपयोग किया है कि तू समाज के लिए ठीक नहीं कर रहा है, आदिवासी को हिंदू बना रहा है और इसका अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार कई प्रकार की लैंग्वेज लिखी है। मैंने आईजी से बात की, एसपी से बात की है और उसके बाद में थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वो पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी, जो भी लोग सामने आएंगे। हालांकि उनकी पोस्ट पर 3 दिन पहले ये कमेंट किया गया, लेकिन उसे देखने में देरी हुई। मामले की जानकारी आईजी अजयपाल लांबा और एसपी योगेश गोयल को दे दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। हालांकि अभी तक कोई ठोस पुलिस को पुख्ता सुराग जो है वो नहीं मिले, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जिस सोशल मीडिया हैंडल से बाबूलाल खराड़ी को धमकी मिली है उसे जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए, उसे कौन चला रहा था ये भी पता लगाया जाए, ताकि धमकी देने वाले धमकीबाज को सलाखों के पीछे डाला जा सके। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो वही प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हरियाणा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे हैं। टीकाराम जूली हरियाणा के 4 दिन के दौरे पर हैं। आज टीकाराम जूली रोहतक पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जनसभा में शामिल हुए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की नामांकन सभा में जूली शामिल हुए और उन्होंने जनसभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार को सेना के जवान, किसान, महिलाओं और नौजवानों के मुद्दों पर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संविधान के बदलने की कोशिश कर रही है, ऐसे में संविधान को बचाना होगा। आपने उनको मार दिया, उनके पीछे उन माताओं बहनों के मंगलसूत्र का क्या हुआ वो आपने इस हिंदुस्तान के बाबा साहब डॉक्टर भीम। तो टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष की ओर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है और इस बार जनता को उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने क्या किया आखिर महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और किसानों के लिए? वो आपने इस हिंदुस्तान के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए भारत के और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरों पर। उदयपुर जिले